नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। थोड़ा देर से लाइव हैं, लेकिन हमारे साथ हैं आज विजय प्रताप, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी जो लोकसभा चुनाव होने हैं उनमें कांग्रेस के टिकटार्थियों की जो 11 टिकटार्थियों की जो सूची आई है उसमें शामिल हैं। मतलब कांग्रेस के लोकसभा टिकट के लिए अपना दावा पेश किया है। बात करेंगे उनसे किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, खासतौर से फरीदाबाद में किस मुद्दे क्या होंगे, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। विजय जी, कांग्रेस के टिकट के लिए जी आपने दावा पेश किया है जी। क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा इस बार? देखिए, मुद्दा तो फरीदाबाद के गौरव का भी है। सन 80s में 90s में फरीदाबाद एनसीआर में सबसे ऊपर था। कोई भी आदमी बाहर से आता था तो कहता था कि भाई हमें फरीदाबाद शिफ्ट करना है, और आज फरीदाबाद सबसे आखिरी पायदान पर है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बीजेपी की सरकार ने इसकी बहुत अनदेखी की है। डेवलपमेंट यहाँ हुई नहीं, भ्रष्टाचार जम के हुआ, स्मार्ट सिटी में इसे शामिल कर दिया गया, बावजूद उसके 1% भी जिला हमारा स्मार्ट सिटी में नहीं रहा। तो वो तो कह ही दिया कृष्णपाल जी ने कि 4 किलोमीटर का, मतलब 4 स्क्वायर किलोमीटर का जो फरीदाबाद है वो स्मार्ट सिटी है बेसिकली। अगर आप देखेंगे 4 किलोमीटर भी पूरा नहीं किया। मेन 2-3 रोड बना दी, उसमें भी बहुत ज़्यादा समय लगाया है। और अगर आप देखें तो उसमें भी घोटाला निकलेगा, जैसे कॉरपोरेशन में हुआ है। कॉरपोरेशन में इन्होंने 200 करोड़ का घोटाला बोला है, लेकिन मैं समझता हूँ इनका घोटाला तो हज़ारों करोड़ में जाएगा। पिछले 10 सालों में कॉरपोरेशन में 20,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट आया। अगर हम तिहाई पैसा तनख्वाह में मान भी लें तो 13,000 करोड़ रुपए शहर में लगा, मुझे तो दिखता नहीं। उसके अलावा 24 गांव इन्होंने कॉरपोरेशन में लिए हैं नहर पार के। 1150 करोड़ उनका था, वो भी ये खा गए। आज वहाँ ये हालत है कि वहाँ सफाई नहीं होती, नालियाँ भरी पड़ी हैं, रोड टूटी पड़ी है। पहले गांव सफाई तो करा लेते पंचायत थी, वहाँ भी बुरा हाल है। बेरोजगारी दर आप देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। पॉल्यूशन में फरीदाबाद देश के टॉप शहरों में। अव्यवस्था में इन्हीं की सरकार का सर्वे है कि फरीदाबाद बहुत निचले पायदान पर है। गंदगी में भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कचड़े के ढेर तमाम जगह लगे हुए हैं। हज़ारों जगह गौवंश, जिसका ये क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, हज़ारों जगह गौवंश वो गंदा चारा वो खा रहा होता है कचड़े में। 1,000 से ज़्यादा फरीदाबाद में ऐसे पॉइंट हैं जहाँ कचरा खुले में पड़ा, 1,000 से ज़्यादा। बदवाड़ी का जो प्लांट है उसमें इतनी अनियमितताएं हैं कि आसपास के गाँव में कैंसर फैल गया है, क्योंकि वहाँ ये नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और अर्क निकल के ज़मीन में जा रहा है। चाइना की कंपनी है इको ग्रीन, उस पर भी आरोप लगते रहे हैं। बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं। अगर देखो जांच होगी सरकार में तो इनके तो 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा के फरीदाबाद में घोटाले निकलेंगे। तो मुद्दे तो बहुत हैं। सारा आप नहर पार चले जाइए, वहाँ ग्रेटर फरीदाबाद बनाया था, वहाँ सारा इलीगल हो गया काम। और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस वहाँ दिया है लोगों ने, उसके बावजूद सड़कें टूटी पड़ी हैं। सीवर की व्यवस्था नहीं है। बड़कल झील भरने की काम की इन्होंने कहा था वायदा, अब इसको सीवर से भर रहे हैं। सीवर को जब ये नॉर्मली ट्रीट नहीं कर सकते, शहर में सीवर की नॉर्मल समस्या दूर नहीं कर सकते, तो सीवर के पानी को ट्रीट करके बड़कल को कैसे भरेंगे? मुझे तो इस बात में बड़ा मतलब लगता है कि ये भी इनका ना एक घोटाला ही निकलेगा। जांच करेंगे बाद में तो ये भी बड़कल झील का भी इनका बहुत पैसा इन्होंने घोटाले में बर्बाद कर दिया। बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। क्या लगता है, कृष्णपाल जी बार बार कहते हैं, बार बार नारियल फोड़ते हैं, बहुत सारे जहां हर हफ्ते दर्जनों के हिसाब से योजनाएं बन रही होती हैं, नारियल फूट रहे होते हैं। देखिए, आप स्वयं देख लीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। फरीदाबाद में कहीं भी 200-300 मीटर रोड भी ऐसी नहीं है जो कंप्लीट हो। सारा शहर खोद के डाल दिया है। इतना पैसा आने के बावजूद भी आज शहर डेवलपमेंट को तरस रहा है। मैंने पहले ही कहा कि हम आज सबसे निचले पायदान पे हैं। अब घोषणा करना, बड़ी बातें करना, ये तो भाजपा के नेताओं की आदत हो गई है। ये चेन मोदी से शुरू होती है, वही कटर साहब करते हैं, वही यहाँ के लोकल लीडर्स करते हैं। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया। गरीबों को मकान इन्होंने कहा था 2022 तक सबको दे दूँगा।
मेरे ख्याल से 10,000 से ज़्यादा गरीबों के मकान फरीदाबाद में उजाड़े गए हैं, वो भी सरकार ने उजाड़े हैं। जो दीनदयाल योजना में ये प्लॉट दे रहे हैं वो भी 60, 70, 80 हज़ार रेट हो गया है, वो गरीबों के लिए। EOWs की जो स्कीम थी वो कांग्रेस के समय में चल रही है, ऐसा तो नहीं इन्होंने नई बना दी। उसमें सभी लोगों को मिल नहीं पाता है, वो भी मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर खाली पड़े हैं, अभी तक अलॉटमेंट नहीं है 8-8, 10-10 साल से। तो ये सिर्फ आंकड़े इनके झूठे हैं। और किसानों को आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है भाई ये शहर है, लेकिन फरीदाबाद में देहात भी बहुत है। किसान की पृष्ठभूमि सभी लोगों की रही है। आज किसान भी परेशान है, उसको फसल का दाम मिलता नहीं है, DAP खाद महंगा हो गया है। जो किसान बीमा योजना है इनकी, उसमें भी अगर आप देखें तो कंपनीज का जो फ़ायदा है वो कई हज़ार करोड़ में जा रहा है और किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। तो हर वर्ग इनसे परेशान है। 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं, इनके पुल तैयार नहीं होते हैं। अभी तक इन्होंने कहा था कि जब सरकार बनी थी 2014 में, तो कृष्णपाल जी की स्टेटमेंट थी कि 18 महीने में हम इस सड़क को पूरा कर देंगे, नेशनल हाईवे को, और 12 महीने में सारे पुल। उसमें 6 साल लग गए इनको। और पलवल का जो पुल बनाया है वो गली सी बना दिया, 2 लेन, 3 लेन की जगह 2 लेन कर दिया। बड़ा खतरनाक है वो, और मतलब उसमें डर भी लगता है कि अगर कोई गाड़ी थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो नीचे ही गिरेगी। तो किया क्या इन्होंने, मतलब फरीदाबाद को बहुत नीचे ले गए हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। ये टोल रोड बनाया, लेकिन ये जो बल्लभगढ़ का ब्रिज है, ROB रेल ओवर ब्रिज जो है, उस पर भी काम नहीं हुआ, उसे भी चौड़ा नहीं किया गया। उसको भी नहीं किया गया। अभी तो जो जे बल्लभगढ़ का जो, अच्छा जो आप रेलवे फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक, वो चौड़ा नहीं किया गया। अगर बल्लभगढ़ से सोना रोड की तरफ जाते वो भी बड़ा सिंगल पुल है, वो भी बड़ा होना चाहिए। ये पूरा रोड टोल रोड है, 5 जगह से फरीदाबाद में टोल लिया जाता है। सोना जाएंगे आएंगे तो, गुड़गांव जाएंगे आएंगे तो, दिल्ली जाएंगे आएंगे तो, कोसी जाएंगे आएंगे तो, और नोएडा की तरफ जाएंगे तो। मतलब ये टोल नगरी बना दी है। इसको जजिया कर ये कहते थे कि समाप्त करेंगे, इन्होंने टोल के रेट भी बढ़ा दिए और 5 जगह टोल लगा दिया जजिया कर। तो टोल नगरी फरीदाबाद बढ़ा दिया, उसके बावजूद फरीदाबाद जाम में रहता है। ये पुल इतने इन्होंने डिफेक्टेड बनाए हैं। आप बाटा से निकल जाइए, बड़कल से निकल जाइए, नीलम से निकल जाइए, पहले से ज़्यादा जाम रहता है। शहर वासियों के लिए तो मुसीबत हो गई है। लोग जो निकल जाते हैं उनको लाभ हो गया है, और जो शहर में एक दूसरे की क्रॉसिंग करते हैं, शहर इधर से उधर जाना है, उनके लिए मुसीबत है। लेकिन बड़ा मुद्दा राम मंदिर, 370, CAA लेकर आ रहे हैं अमित शाह जी, ये मुद्दे कहाँ इम्पैक्ट डालेंगे चुनाव पर? देखिए ऐसा है, राम मंदिर का अगर आप देखेंगे, वैसे तो एक पॉलिटिकल इशू नहीं है। राम मंदिर का झगड़ा बहुत पुराना है, सैकड़ों वर्षों से केस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, और ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने ही किया है। ये कोई भाजपा ने तो फैसला किया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तय करके दिए है। अगर राम मंदिर खोला था तो राजीव गांधी जी ने ताला खोला था, तभी एक प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो मैं समझता हूँ राम मंदिर कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। राम तो सबके ही हैं और कण कण में है। अगर आप देखते हैं तो हमारी तो संस्कृति में ही राम है। सबसे पहले उठते आदमी राम का नाम लेता है, कोई मिलता है तो राम राम करता है। हर घर में मंदिर हैं, भगवान राम सबके आदर्श और आराध्य हैं। उनका ही पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ भगवान राम इनको दंड देंगे। एक जाति की राजनीति शुरू हो गई है। अभी बहुत तेज़ी से सरकार ने भारत रत्नों की घोषणा की, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया, उसके बाद फिर एक साथ कर्पूरी ठाकुर जी को दिया, अब एक साथ 3 नए कल घोषित किए हैं। इनकी अकल की दाढ़ ना स्टॉक एक्सचेंज की तरह निकलती है कि जैसे ज़रूरत हो वैसा करते हैं। अगर इनको करना ही था तो पहले इकट्ठा जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है, नरसिम्हा राव जी को मिला, चौधरी चरण सिंह जी को मिला, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को मिला, लेकिन ना तो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट इन्होंने लागू की, किसान मार्च कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, ना चौधरी चरण सिंह जो किसानों के नेता थे उनके उसूलों पे चल रहे हैं। उनके ही इस देश में उनको भारत रत्न तो दे रही है सरकार, लेकिन उनके किसानों का ख्याल नहीं रख रही है। 800 किसान शहीद हो गए, इन्हीं मोदी जी ने माफ़ी मांगी थी ना, लेकिन अभी तक इन्होंने दोबारा उनको गारंटी दी नहीं है। तो इनकी कथनी करनी में अंतर है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए मोदी जी ये सब काम कर रहे हैं। अब लोग इनके भरोसे में नहीं आएंगे। आने वाला जो चुनाव है वो इस बार
एक तरफा रहेगा या बहुत नज़दीक का मुकाबला रहेगा विजय जी? देखिए, मेरा ये मानना है, मैं अगर ये कह दूं एक तरफा रहेगा तो ये बात गलत होगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है ये इन केन प्रकरण हर हथकंडा अपनाने की कोशिश करती है। लोग दिन रात अगर आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है हाईजेक कर लिया है। सभी लोग केवल बीजेपी की नीतियों को दिखाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं मैक्सिमम, और जो जरूरी मुद्दे हैं लोगों का ध्यान भटकाते हैं, उनको भावनाओं में बहकाते हैं, जाति क्षेत्र धर्म के नाम पे बांटते हैं, युवाओं को धार्मिक उन्माद में डालने की कोशिश करते हैं। बल्कि युवा कहते हैं हमें रोजगार चाहिए, उस पर चर्चा नहीं की जाती। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, मोदी जी स्वयं कहते थे कि सरकार को शर्म आनी चाहिए जब कांग्रेस की सरकार थी कि डॉलर बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद इनके राज में क्या हुआ, पेट्रोल 100 के पार हो गया, डॉलर बढ़ गया है, रसोई गैस बढ़ गई है, 400 रुपये का लहसुन हो गया है, 700 रुपये की अदरक हो गई है। मैं देखता हूँ पुराने इनके वो बहुत हुई महंगाई, 50 रुपये पे भी ये कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब किस मुंह से कहेंगे? लेकिन टेलीविज़न मुद्दे को भटकाने का काम करता है, इसलिए कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। पर मुझे यकीन है कि सारा विपक्ष मिलकर जन आंदोलन के तरीके से चुनाव लड़ेगा और चुनाव कंटेस्ट में रहने के बावजूद इंडिया का गठबंधन सरकार बनाएगा। विजय जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के ऐसे ही मुद्दों से, ऐसे ही व्यक्तित्वों से। बहुत बहुत धन्यवाद।